मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की होने वाली है, जिसमें हम एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इडियम है अ डार्क हॉर्स, यानी अप्रत्याशित विजेता। ऐसा कोई व्यक्ति कंपटीशन जीत जाता है जिसकी हमें आशा नहीं थी, तो उसको हम बोलते हैं अ डार्क हॉर्स, यानी छुपा रुस्तम, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, या someone who keeps their skills, abilities and ideas secret and surprises other by doing something unexpected। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यताओं और विचारों को छुपा कर रखता है और फिर अचानक कुछ ऐसा बड़ा काम करता है जिससे अपनी योग्यताओं और विचारों से सबको आश्चर्यचकित कर देता है, उसे हम डार्क हॉर्स बोलते हैं। सेंटेंस है द रेस वॉज वॉन बाय ए डार्क हॉर्स, यानी एक छुपे रुस्तम के द्वारा वो रेस जीती गई, एक अप्रत्याशित विजेता के द्वारा वह रेस जीती गई। तो डार्क हॉर्स यानी एक छुपा रुस्तम या अप्रत्याशित विजेता, जिसकी किसी को आशा नहीं थी कि वो जीतेगा और वह व्यक्ति जीत जाता है, उसको कहते हैं ए डार्क हॉर्स। नेक्स्ट इडियम है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी गलत पेड़ के पास जाकर भौंकना। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे एक कुत्ता है, उसका भोजन या शिकार एक पेड़ पर है, तो उस कुत्ते को अगर भोजन या शिकार चाहिए तो उसको उसी पेड़ पे जाके जिस पे उसका भोजन है या शिकार है भौंकना चाहिए या प्रयास करना चाहिए, तब तो उसे सफलता मिलेगी। पर अगर वो कुत्ता उस पेड़ पर जिस पर उसका भोजन या शिकार है की जगह किसी दूसरे पेड़ पर जाकर भौंकेगा या वहाँ जाके उस भोजन को या शिकार को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका प्रयास निष्फल हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मीनिंग होता है निरर्थक प्रयास करना या गलतफहमी में होना। We use the expression barking up the wrong tree as a metaphor to describe when someone is trying to achieve something but they are doing it in the wrong way। यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पाने के लिए गलत तरीके से प्रयास करता है, तो हम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इडियम को रूपक की तरह यूज़ करते हैं। सेंटेंस है इफ़ ही एक्सपेक्ट्स टू बोरो मनी फ्रॉम मी ही इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी अगर वह मुझसे पैसे उधार लेने की उम्मीद रखता है तो वो गलतफहमी में है, मतलब मैं उसे पैसे उधार नहीं दूंगा, उसे किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे उधार लेने चाहिए। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मीनिंग होता है निरर्थक प्रयास करना या गलतफहमी में होना, गलत जगह जाके प्रयास करना किसी चीज़ को पाने के लिए। नेक्स्ट इडियम है कैच रेड हैंडेड। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि कभी किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया होगा या किसी जानवर का अवैध शिकार किया होगा और उसके हाथ उस मृत व्यक्ति या मृत जानवर के खून से लाल होंगे और उस वक्त उस मर्डरर या शिकारी को पकड़ लिया गया होगा, तब फर्स्ट टाइम इस इडियम का यूज़ किया गया होगा कैच रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना या अपराध करते हुए पकड़ना। टू कैच समवन वाइल दे आर डूइंग समथिंग इलीगल और रॉन्ग। If someone is caught red-handed, he is caught in the act of doing something wrong such as cheating or stealing। अगर किसी व्यक्ति को रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो इसका मतलब होता है वह व्यक्ति कोई गलत काम जैसे बेईमानी या चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। सेंटेंस है दे कॉट द थीफ रेड हैंडेड, यानी उन्होंने उस चोर को रंगे हाथों पकड़ा या चोरी करते हुए पकड़ा या अपराध करते हुए पकड़ा। तो कैच रेड हैंडेड का मीनिंग होता है किसी को अपराध करते हुए पकड़ना या रंगे हाथों पकड़ना। नेक्स्ट फ्रेज है फुल ऑफ बीन्स। बीन्स यानी फलियाँ और फुल ऑफ बीन्स यानी फलियों से भरा हुआ। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जानवरों को, घोड़ों को फलियाँ वलियाँ खाने को दी जाती है और जब उनका पेट फुल होता है तो उसके बाद वो जीवंत होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए और खुश लगते हैं। तो फुल ऑफ बीन्स का मीनिंग हो जाएगा आशावादी होना, जिंदादिल होना, जोश से भरा होना, जीवंत और ऊर्जा से भरपूर होना या खुश मिजाज होना। टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, लिवली एंड एनर्जेटिक और टू फील चेयरफुल एंड लिवली, यानी जिंदा दिल होना, आशावादी होना या खुश मिजाज होना। सेंटेंस है जैम वाज फुल ऑफ बीन्स आफ्टर ए लॉन्ग स्लीप, यानी एक लंबी नींद के बाद जैम बहुत खुश, जिंदा दिल और जोश से भरा हुआ लग रहा था। तो फुल ऑफ बीन्स का मीनिंग होता है टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी होना, और इन हाई स्पिरिट, यानी जिंदा दिल होना। नेक्स्ट इडियम है गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, यानी अपने दिमाग में जो कुछ भी है उस बात को साफ साफ गुस्से में किसी को बोल देना, किसी को डांटना या किसी से गुस्से में बात करना या साफ साफ कह देना।
गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड का मीनिंग हो जाएगा टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, यानी किसी को बुरी तरह से डांटना। स्पीकिंग शार्पली यानी कठोरता से बात करना। आई एम गोइंग टू गिव दैट मैकेनिक ए पीस ऑफ माई माइंड इफ़ द कार इज़ नॉट फिक्स्ड दिस टाइम, यानी अगर उसने इस बार भी मेरी कार को ठीक नहीं किया तो मैं उस मैकेनिक की दिल खोल के निंदा करने वाला हूँ या आवेशपूर्ण तरीके से उससे बात करने वाला हूँ। तो गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड का मीनिंग हो जाएगा किसी की बुरी तरह से निंदा करना या किसी को बुरी तरह से डांटना। नेक्स्ट फ्रेज है इन ए नटशेल, यानी अखरोट के शेल में। तो अगर कोई वस्तु अखरोट के शेल में आ सकती है, इसका मतलब वह वस्तु बहुत छोटी है, संक्षिप्त है। और अगर हम किसी बात को नटशेल में कहते हैं तो इसका मतलब है हम उस पूरी बात का संक्षिप्त सारांश बताते हैं। तो इन अ नटशेल का मीनिंग हो जाएगा संक्षेप में या लघु रूप में। टू बी ब्रीफ एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट, यानी संक्षिप्त और महत्वपूर्ण होना या प्रासंगिक होना। ए कंसाइज समरी ऑफ एवरीथिंग दैट हैज़ बीन सेड, यानी जो कुछ भी कहा गया है उसका संक्षिप्त सारांश। सेंटेंस है जस्ट टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल, यानी मुझे वह कहानी संक्षिप्त में बताओ। तो इन अ नटशेल का मीनिंग हो जाएगा किसी भी कही हुई या लिखी हुई बात का संक्षिप्त सारांश बताना। नेक्स्ट फ्रेज है सिट ऑन द फेंस, यानी फेंस पर बैठना। भूखंड या खेतों को विभाजित करने के लिए लकड़ी या धातु के लट्ठों से बनाई जाने वाली बॉर्डर को फेंस कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति फेंस या बॉर्डर पर बैठता है तो इसका मतलब है वो न तो इस खेत में है न उस खेत में है, वो तटस्थ है, दुविधा में है। तो सिट ऑन द फेंस का मीनिंग हो जाएगा दुविधा में होना, तटस्थ होना, निष्पक्ष होना, किसी के भी पक्ष में न होना। If you sit on the fence, you avoid supporting a particular side in a discussion or argument. अगर आप फेंस पर बैठते हैं तो इसका मतलब है आप चर्चा या तर्क में किसी विशेष पक्ष का समर्थन करने से बचते हैं। सेंटेंस है यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू हैव टू डिसाइड हुज साइड यू आर ऑन, यानी तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसकी तरफ हो। अब तुम और निष्पक्ष या तटस्थ नहीं रह सकते। तो सिट ऑन द फेंस का मीनिंग हो जाएगा हाल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शंस और रिमेन अनडिसाइडेड एंड अनश्योर, यानी दुविधा में होना या किसी के भी पक्ष में न होना। नेक्स्ट इडियम है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी फायर में फ्यूल ऐड करना, यानी आग में घी डालना, मतलब किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। इफ़ यू ऐड फ्यूल टू द फायर यू डू समथिंग टू मेक बैड सिचुएशन वर्स। अगर आप फायर में फ्यूल ऐड करते हैं तो इसका मतलब है आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे बुरी सिचुएशन और बदतर हो जाती है। सेंटेंस है आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू रिमेन विजिलेंट एंड endeavor टू फाइंड ए सॉल्यूशन बट वी मस्ट नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी हमारी पहली प्राथमिकता सतर्क रहना और समाधान खोजने का प्रयास करना है, बल्कि हमें आग में घी नहीं डालना चाहिए या किसी बुरी परिस्थिति को और बुरा नहीं बनाना चाहिए। तो टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मीनिंग हो जाएगा मेक थिंग्स वर्स और वर्सन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी किसी बुरी परिस्थिति को और अधिक बदतर बनाना या किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। नेक्स्ट इडियम है टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यानी भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना। इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास इतने कम पैसे हैं कि बस वो अपना पेट ही भर सकता है, तो उनके दरवाजे पर यदि कोई भूखा भेड़िया आएगा तो वो क्या करेगा, वो उस भूखे भेड़िए को दरवाजे से दूर भगा देगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का गुजारा भी मुश्किल से चलता है और वो उस भेड़िए को खाना नहीं दे सकता। तो टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मीनिंग हो जाएगा भुखमरी से बचना या मुश्किल से गुजारा करना। इफ़ यू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर यू हैव जस्ट इनफ मनी टू बी एबल टू ईट एंड लिव। अगर आप भेड़िए को दरवाजे से दूर रखते हैं तो आपकी आमदनी इतनी कम है कि आपका व आपकी फैमिली का भरण पोषण भी मुश्किल से होता है। सेंटेंस है बोथ द मैन एंड हिज वाइफ मस्ट वर्क लॉन्ग आवर्स जस्ट टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यानी उस व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों को लंबे समय तक काम करना होगा ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके या भुखमरी से बच सके। तो टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम डोर का मीनिंग हो जाएगा टू हैव सफिशिएंट मनी टू प्रिवेंट स्टारवेशन और हंगर, यानी मुश्किल से गुजारा कर पाने जितनी ही आमदनी होना या भुखमरी से बच सके, बस इतना ही पैसा होना, इतनी ही आमदनी होना। नेक्स्ट फ्रेज है टू टेक टू टास्क,
इसका लिटरल मीनिंग होता है काम पर ले जाना। इस फ्रेज़ को हम ऐसे याद रखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति कामकाज नहीं करता है, घर पे पड़ा रहता है, फ़ोन चलाता है और टाइम वेस्ट करता है, तो उसे काम पे ले जाने के लिए घरवाले उसे बुरी तरह से डाँटते फटकारते हैं। या फिर कोई व्यक्ति अगर ऑफ़िस में कामकाज नहीं करता है, सिर्फ़ टाइम वेस्ट करता है, तो बॉस भी उसे काम पर लगाने के लिए बुरी तरह से डाँटते फटकारते हैं। तो टू टेक टू टास्क का मीनिंग हो जाएगा बुरी तरह से डाँटना, फटकारना या आलोचना करना। टू क्रिटिसाइज समबडी स्ट्रांगली फॉर समथिंग दे हैव डन, यानी किसी व्यक्ति को अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो उसके लिए बुरी तरह से डांटना फटकारना। सेंटेंस है ही वॉज टेकन टू टास्क फॉर अराइविंग लेट, यानी देरी से आने के कारण उसकी डांट पड़ी या उसको भला बुरा सुनाया गया। तो टू टेक टू टास्क का मीनिंग हो जाएगा पनिश्ड, टू रिब्यूक, टू स्कॉल्ड समवन और गेट एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड, यानी किसी को बुरी तरह से डांटना, फटकारना या आलोचना करना। नेक्स्ट फ्रेज है अंडर ए क्लाउड। इसका लिटरल मीनिंग होता है बादल के नीचे। इस फ्रेज को हम ऐसे याद रखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उस पर खतरे के बादल मंडराते हैं, यानी उसको कभी भी पुलिस पकड़ सकती है। और यदि कोई व्यक्ति बादल के नीचे है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं या उस पर शक करने लगते हैं कि ज़रूर इस व्यक्ति ने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए ये बादल के नीचे है। या फिर जो कुछ भी गलत हुआ है ज़रूर उसके पीछे इसी व्यक्ति का हाथ होगा, तभी ये बादल के नीचे है। तो अंडर ए क्लाउड इडियम का मीनिंग हो जाएगा शक के दायरे में होना या कलंकित होना। इफ़ यू आर अंडर ए क्लाउड मीन्स यू आर अंडर सस्पिशन और इन डिस्ग्रेस। अगर आप अंडर ए क्लाउड है, इसका मतलब आप शक के दायरे में हैं या अपमान की स्थिति में हैं या कलंकित हैं। सेंटेंस है जॉयसी हैज़ बीन अंडर ए क्लाउड सिंस हर रूममेट्स ब्रासलेट डिसअपीयर्ड, यानी जब से उसकी रूममेट का ब्रासलेट गुम हुआ है तब से जॉयसी शक के दायरे में है। तो अंडर ए क्लाउड का मीनिंग हो जाएगा टू बी सीन एज बीइंग डिसऑनेस्ट और नॉट बी ट्रस्टेड, यानी शक के दायरे में होना, कलंकित होना। अंडर ए क्लाउड यानी शक के दायरे में होना। नेक्स्ट फ्रेज है ए बोन ऑफ कंटेंशन। इसका लिटरल मीनिंग होता है विवाद की हड्डी। इस फ्रेज को हम ऐसे याद रखेंगे कि दो डॉग्स हैं और उनके पास एक ही हड्डी है। दोनों उस बोन को, उस हड्डी को लेना चाहते हैं और आपस में शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए वो उस बोन के लिए फ़ाइट करते हैं, झगड़ते हैं। वो बोन उनके बीच झगड़े की जड़ है, विवाद का विषय है, विवाद का कारण है। तो if a particular matter or issue is a bone of contention, it is the subject that two people or groups cannot agree about. यदि कोई विशेष मामला या मुद्दा अगर bone of contention है तो इसका मतलब है वह विषय है जिस पर दो लोग या दो ग्रुप्स आपस में सहमत नहीं हो सकते। सेंटेंस है द स्मॉल आइलैंड हैज़ बीन ए बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर सेंचुरीज, यानी वह छोटा द्वीप सदियों से उन दोनों देशों के बीच विवाद का विषय रह चुका है। तो ए बॉन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग हो जाएगा कॉज ऑफ डिस्प्यूट और कॉज फॉर क्वारल, यानी लड़ाई का विषय या विवाद का कारण या झगड़े की जड़। नेक्स्ट फ्रेज है ए क्लोज शेव। इसका मीनिंग होता है बाल बाल बचना या बहुत ही कम अंतर या अंतराल से बच जाना। If you describe a situation as a close shave, you mean that there was nearly an accident or disaster, but it was avoided. अगर आप किसी सिचुएशन को एक क्लोज शेव बताते हैं तो आपका मतलब है वहाँ पर लगभग कोई दुर्घटना या कुछ बहुत बुरा होने ही वाला था पर उसको अवॉइड कर दिया गया या उससे बाल बाल बच गए, वो दुर्घटना टल गई। सेंटेंस है हिज लाइफ इज़ नो लॉन्गर इन डेंजर बट इट वॉज ए क्लोज शेव, यानी उसकी ज़िंदगी अब खतरे से बाहर है पर वह बाल बाल बचा है। मतलब उसके बचने की संभावना बहुत कम थी पर फिर भी जैसे तैसे खतरा टल गया है। तो एक क्लोज शेव का मीनिंग हो जाएगा नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। तो अगर थोड़े ही अंतराल से अगर किसी दुर्घटना से बच जाते हैं तो हम वहाँ पे इडियम का यूज़ करते हैं एक क्लोज शेव, यानी बाल बाल बचना या बहुत ही कम अंतराल से बच जाना। नेक्स्ट इडियम है एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका लिटरल मीनिंग होगा जख्म पर या घाव पर बेइज्जती और जोड़े। इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति गिर जाता है और उसे चोट आती है तो उसको पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है और उस पर यदि कोई व्यक्ति उसे उठाने या उसे सहारा देने की बजाय उस पर हंसे या गिरने पर उसका मजाक उड़ाए तो उस व्यक्ति का दुख या पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। तो उस स्थिति पर या उस सिचुएशन के लिए हम इडियम का यूज़ करते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी।
इसका मीनिंग हो जाएगा जले पर नमक छिड़कना या किसी के दुख को और अधिक बढ़ाना। टू फर्दर ए लॉस विथ मॉकरी टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी एक प्रतिकूल स्थिति को खराब करने के लिए उपहास के साथ नुकसान को और अधिक बढ़ाना। या फिर मैक के बैड सिचुएशन इवन वर्स, यानी अगर आप इंजरी में इंसल्ट ऐड करते हैं तो आप बुरी स्थिति को और ज़्यादा बदतर बनाते हैं। सेंटेंस है, फर्स्ट दे लॉस्ट द मैच एंड देन टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी वन ऑफ द प्लेयर्स वॉज सस्पेंडेड फॉर चीटिंग, यानी पहले तो वो मैच हार गए और फिर जले पर नमक छिड़कने के लिए या बुरी स्थिति को और अधिक बदतर बनाने के लिए उनमें से एक खिलाड़ी को धोखाधड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया गया। तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मीनिंग हो जाएगा मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, यानी किसी बुरी स्थिति को और अधिक बदतर बनाना या किसी के घाव पे नमक छिड़कना। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ वंस आई, यानी आँख का सेब होना या आँख का सेंटर पॉइंट होना। तो इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे कि आँखें हमारे शरीर का बहुत नाजुक और बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। हम धूप से धूल से आँखों को बचा कर रखते हैं, आँखों का काजल से सजा कर रखते हैं। इस तरह से आँखें हमें बहुत प्यारी होती है और आँखें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होती है, क्योंकि इसके बिना संसार में कुछ नहीं होता, बस अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अगर हमारी आँख का सेब है, आँख का तारा है, इसका मतलब वह व्यक्ति या वह वस्तु हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्यारी है और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। उसके बिना हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो एप्पल ऑफ वंस आई का मीनिंग हो जाएगा आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। द मीनिंग ऑफ एप्पल ऑफ समवंस आई इज़ ए पर्सन और ए थिंग दैट समवन लव्स वेरी मच, यानी ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति होना जो कि किसी का बहुत ज़्यादा प्रिय है। सेंटेंस है, ही लव्स हिज डॉटर वेरी मच, शी इज़ द एप्पल ऑफ हिज आइज़, वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, वह उसकी आँख का तारा है, यानी वह उसे बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो एप्पल ऑफ वंस आई का मीनिंग हो जाएगा समवन वेरी प्रीशियस और डियर या मोस्ट फेवरेट पर्सन। कोई व्यक्ति किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होता है तो उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई।